गुड इवनिंग एवरीवन। मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसे हम हमारी स्वतंत्रता की पहली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। द टॉपिक जिसने बताया कि भारत के अंदर एक नेशनलिज्म की कमी है, एक टॉपिक जिसने ब्रिटिशर्स की रूट्स को क्या कर दिया, हिला के रख दिया। उस टॉपिक का नाम है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। अब बात करते हैं हम कि 58 से 57 की जो क्रांति है वो क्यों होते हुए हमें नजर आ रही है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं क्या है 1857 का रिवॉल्ट और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। पर इसके पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड दिस रिवॉल्ट। और क्या ये रिवॉल्ट पहला ऐसा रिवॉल्ट था इसलिए हमने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा? नहीं, ये सारी बातें अभी हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साहब, क्या है कि हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं 1600 के लगभग। 1600 एडी के अंदर एक कंपनी बनती है ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए बनाया गया कि ये क्या करेगी, आपका ईस्ट इंडीज जो है आपका, वहां पे क्या करेगी, आपका ट्रेड करने का काम करेगी, ट्रेड एंड कॉमर्स का काम करेगी। पर हम धीरे धीरे देखते हैं कि 1750 तक आते आते ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस कंपनी ना रह के ये क्या बन जाती है आपका, ये इंडिया के अंदर अपना इंपीरियलिस्टिक स्ट्रक्चर, मतलब अपना साम्राज्यवाद क्या करती है, क्रिएट कर लेती है। अब सीधी सी बात है, अगर हम लोग देखें तो 1750 आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल, उसके बाद मैसूर के बाद में अगर हम लोग देखें तो मराठा लैंड, ठीक है, मराठा के बाद हम देखें तो सिख पावर, ठीक है, इन सबको एलिमिनेट करके क्या कर रही है, अपना एक ब्रिटिश प्रोविंस क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। अब सीधी सी बात है, ये सारे एरियाज, चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे मैसूर की बात करें, चाहे हम मराठा लैंड की बात करें, चाहे हम सिख लैंड की बात करें, ठीक है, तो जैसे बंगाल की बात करें तो बंगाल के अंदर मॉडर्न डे आज के कौन कौन से स्टेट, आज के समय में हमारा जो वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश, ठीक है, उसके अलावा उड़ीसा, बिहार और झारखंड, ये किसके अंदर आते थे, बंगाल प्रोविंस के अंदर। मैसूर प्रोविंस के अंदर कर्नाटका वाला एरिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मराठा लैंड के अंदर तो ये पूरा की पूरा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला एरिया। और कहीं ना कहीं सिख की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है आपका, इसमें पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, ये सब आता है। ये सब किसके ऑक्यूपेशन में आ गया, ब्रिटिशर्स के ऑक्यूपेशन में आ गया। जब ये चीजें ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में हमें आते हुए नजर आई तो अब यहां पे पॉलिसीज भी बनाएगा कोई ना कोई। तो यहां की पॉलिसी सब कौन बनाना स्टार्ट किया, यहां की पॉलिसीज जो है अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ब्रिटिश जब इंडियंस के लिए पॉलिसी बनाने लगे तो उस पॉलिसी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ने लगा, इंडियन मास पे पड़ने लगा। और वही जो इंपैक्ट था उसी का रिपील बैक इफेक्ट जो है, उसी का जो इंपैक्ट है वो हमें क्या देखने को मिला, 1857 की क्रांति के फॉर्म में देखने को मिला, या वेरियस रिवॉल्ट जो हमें देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर उसके रूप में देखने को मिला। देखिए सीधी सी बात है, ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, मतलब एक कंपनी बना के। तो ऑब्वियस सी बात है, दे डिडंट बिलीव इन द वेलफेयरिस्टिक बिहेवियर ऑफ द स्टेट। ये हमेशा क्या चाहेंगे कि इनको क्या मिले, पैसा मिले, ये क्या करें, मोटा पैसा कमाए और मोटा पैसा कमा के कहां ले जाए, ब्रिटेन ले जाए। इसीलिए जब इन्होंने इंडियन मास के लिए क्या किया, पॉलिसीज बनाई, तो इनकी पॉलिसीज भी क्या थी, अब ब्रिटिश ओरिएंटेड थी, ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए बनाई गई पॉलिसीज थी, जिसके अंदर इंडियन मास जो है, इंडिया का जो आम जन है, ठीक है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए क्या नहीं, कोई भी प्रोविजन नहीं था। इसीलिए हम जब हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता हुआ दिखा, इंडियन पीपल्स का एक्सप्लॉइटेशन होता हुआ दिखा, तो इंडियन मास ने क्या किया, ब्रिटिश पॉलिसीज को, ब्रिटिशर्स को उखाड़ के फेंकने की कोशिश करी। उसी का जो पहला अटेम्प्ट हमें देखने को मिला उसे हम किस नाम से जानते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो ये हमें पता लगा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ क्या, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was considered The revolt of 1857 was the conscious beginning of the independence struggle against the Britishers, ठीक है। अब देखिए साहब, क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातों से, अलग अलग स्टेटमेंट से या अलग अलग चीजों से क्या किया है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो हमें कुछ स्टेटमेंट मिलते हैं कि क्या लोगों के व्यू है अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। लोगों ने क्या क्या कहा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, क्या है रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्या वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है,
क्या वो एक सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश सिपाही म्यूटिनी है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ मतलबी सैनिक विद्रोह है? इन सब के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पीछे कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए। तो पहला स्टेटमेंट तो हमें देखने को मिलता है, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है भाई साहब? आपका स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है किस चीज का? इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, किसके खिलाफ में? ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। तो एक स्टेटमेंट तो हमें ये देखने को मिला, ठीक है। यहां पर बहुत सारे रिवॉल्ट हैं, ठीक है, जो हमें 1857 के पहले भी देखने को मिले, पर हमने क्या देखा कि ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या हुआ है? पहला ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है जिसने ब्रिटिशर्स के रूट को क्या कर दिया? हिला के रख दिया। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि रिवॉल्ट कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 में स्टार्ट हुआ। और कहां से साहब? ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। ये तो हमने क्या देखा? ओवरव्यू देखा कि क्या है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्या है रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब हम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन चीजों से हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो रिवॉल्ट हुआ, जिसे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं, वो हुआ क्यों साहब? व्हाट आर द मेजर रीजंस, व्हाट आर द मेजर कॉजेस बिहाइंड दिस रिवॉल्ट? तो हम बात करते हैं अगर कॉजेस के बारे में, तो हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कॉजेस को अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया है? आपका बाइफरकेट कर दिया है। अगर हम लोग देखें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को के कॉजेस को हमने अलग अलग पार्ट में बाइफरकेट किया। पहला है इकोनॉमिक कॉज, मतलब ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो इंडिया के सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करेगी? आपका इंपैक्ट डालेगी, मतलब इंडियन मास के ऊपर उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण इंडियन मास जो होगा वो डिससेटिस्फाई होगा। दूसरा पॉलिटिकल कॉज, ठीक है, मतलब जो पॉलिटिकल इंडिया के अंदर पहले जो राजा रजवाड़े थे, इंडिया के अंदर जो पहले एरिस्टोक्रेटिक पोजीशन पर बैठे हुए जो लोग थे, उन लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा और वो लोग क्यों डिससेटिस्फाई हुए। तीसरा, भाई हम सीधी सी बात करते हैं, किया किसने था? ये सिपाही ने किया था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 किया किसने? मिलिट्री पर्सनल्स ने किया, सोल्जर्स ने किया। तो भाई सोल्जर्स क्यों डिससेटिस्फाई था इस रिवॉल्ट ब्रिटिश पॉलिसी से? उनकी बात करेंगे। दूसरा सोशल रिलीजियस कॉजेस, मतलब भाई सामाजिक और धार्मिक कॉजेस, मतलब ब्रिटिश पॉलिसीज ने धर्म और समाज के ऊपर किस तरह से इंपैक्ट डाला। और तीसरा हम बात करेंगे इमीडिएट कॉज के बारे में, मतलब जो कॉज जिसने क्या कर दिया? ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियन मास को एजुटेट कर दिया। मतलब सीधी सी बात है साहब, रस्सी बम कब फूटता है? जब उसमें आग लगाई जाती है। बम कब फूटता है? जब उसे चलाया जाता है। तो उसी तरह इमीडिएट कॉज क्या होगा? ये वो आग होगी, वो स्पार्क होगा जिसने क्या कर दिया? एक इतना बड़ा विद्रोह हमारे सामने खड़ा करके रख दिया। चलिए बात करते हैं हम पहले कॉज के बारे में। पहला जो कॉज हम लोग देख रहे हैं वो है आपका इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में हम लोगों ने 3-4 चीजें लिखी हैं। पहला है कॉलोनियल पॉलिसी डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। दूसरा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तीसरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाइक द परमानेंट सेटलमेंट एंड द जमींदारी सिस्टम। सबसे पहले तो हम समझेंगे भाई साहब ये है क्या, है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या समझना है हमें। पहला वाला उठाते हैं, कॉलोनियल पॉलिसी डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। देखिए सीधी सी बात है, इंडिया पहले भी था, है ना। इंडिया की एक रिच क्या रही है? अपना इतिहास रहा है, उसका रिच कल्चरल इतिहास रहा है। जब इंडिया के अंदर सब पहले भी रूल करते थे तो इंडिया का भी अपना खुद का इकोनॉमिक क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। देखो साहब सीधी सी बात है, अगर इंडस्ट्रीज नहीं आई थी तो क्या हम कपड़े नहीं पहनते थे? क्या नहीं पहनते थे? क्या पहनते थे? ऑब्वियस ही बात है, उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स तो थे जो हमारी क्या करते थे? नीड्स को क्या करते थे? फुलफिल करते थे। हाँ, तो वो जो चीजें हैं, ठीक है, उसे कहते हैं अपन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब जिसने इंडियन मास की डिमांड और सप्लाई को क्या कर रखा था? मेंटेन कर रखा था। वो था इंडिया का क्या? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए सीधी सी बात है, हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को किसने मेंटेन कर रखा था? हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ने, है ना, इनने मेंटेन कर रखा था। अब जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में बिजनेस करने के लिए, तो उन्होंने बोला बाबू भैया ये सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपने इंडिया का मार्केट कैप्चर कर लिया तो धीरे धीरे करके आप क्या कर सकते हो? पैसा कमा सकते हो। तो ब्रिटिशर्स ने जब धीरे क्या किया, इंडिया के मार्केट कैप्चर करने की कोशिश सोचा, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? भाई जो चीप गुड्स हैं, जो सस्ते सामान हैं,
वो भी कौन से मशीन मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो चीप रेट में मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या किया, इंडियन मास को सप्लाई करना चालू किया। अब देखो सीधी सी बात है, कस्टमर का बिहेवियर होता है इकोनॉमी के हिसाब से कि वो क्या करता है, क्वालिटी एज वेल एज जो चीप सस्ते में मिल जाएगा उसके ऊपर जाता है। आप भी अगर कपड़ा खरीदने जाते हो तो आप क्या ऐसा करते हो कि नहीं भाई ये महंगा है पर इसकी क्वालिटी खराब है तो हम उठा के लाते नहीं। तो यहां इन्होंने क्या किया, मार्केट को कैप्चर करने के लिए अच्छी क्वालिटी का गुड्स, क्योंकि भाई मशीन से अगर कपड़ा बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही बनेगा, ठीक है। उस अच्छी क्वालिटी के गुड्स को सस्ते दामों पर इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। अभी सस्ते दामों पे अगर ये चीज लॉन्च हुई तो कहीं ना कहीं इसने क्या कर दिया, आपका इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर था, वहां पे क्या कर दिया भाई, उनके माल की खपत को कम करा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने खादी पहना है तो आपको पता लगेगा, ठीक है, कि खादी जो बनता है वो थोड़ा सा, खादी जो होता है आपका, अगर वो चरखी से बनाया गया है या वो हैंडलूम में बना है तो चुभता है, पहनने में इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। पर आज हम मशीनी मेड कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जो मिल से निकल के आते हैं, वो आपको देखो वो तो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती है। तो जब हमें अच्छा और सस्ता सामान मिलेगा तो हम क्यों यार हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का सामान खरीदेंगे। तो ये करके इन्होंने सबसे पहले क्या किया, आपका एक इंडिया का जो हैंडलूम सेक्टर है, इकोनॉमिक इंडिया का मार्केट क्या किया, कैप्चर किया, और वहां से इंडिया का जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट था, ठीक है, उसको यहां पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये तो इन्होंने पहला काम किया, जिससे इंडिया का जो मार्केट है, ठीक है, उसमें वो किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब देखिए सीधी सी बात है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं थी, इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी थी। कहां थी, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी अच्छी खासी डिमांड हुआ करती थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में किसकी डिमांड है, इंडियन प्रोडक्ट की। तो इंटरनेशनल मार्केट में इस डिमांड को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। पहले जैसे हम देखिएगा 70% तक क्या लगती थी, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी तो इन्होंने इसे कितना कर दिया, 300% तक कर दिया। साहब आप देखो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि कोई सामान एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद में कितने में बिक रहा था, 100 रुपए में बिक रहा था, कहां पे, मार्केट में, ठीक है। तो अब वो कितने में बिकेगा, अब वो डायरेक्ट 300%, मतलब उसका रेट कितना हो जाएगा, 400। अब 400 में वो पहुंचेगा और उसके बाद वो बिकेगा, तो सामने वाला जो इंटरनेशनल मार्केट में जो बैठा हुआ आपका ग्राहक है, वो क्या बेवकूफ है जो आपसे इतना महंगा माल खरीदेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करके, ठीक है, इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा के इंडियन मार्केट की जो डिमांड, इंडियन गुड्स की जो डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में, उसको इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इससे क्या हुआ, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम था वो बंद होने लगे। क्यों, क्योंकि भाई जब कंजम्पशन ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा भाई, आपको बंद ही करना पड़ेगा, आपको लॉस बियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखने को मिला, जिसके कारण हमारे यहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है, इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी के कारण क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट होता हुआ हमें नजर आया, ठीक है। तो ये हमने बात किया किसके बारे में, पहले पॉइंट के बारे में। फिर हम बात करते हैं, आपका दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब पहले तो आप देखो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है क्या। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो किसने लिखी है, दादा भाई नरोजी ने, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का जिक्र किया, जिसके थ्रू इस थ्योरी में कहा गया कि ब्रिटिशर्स इंडिया का पर जो पैसा है, ठीक है, इंडिया का जो वेल्थ है, उसको कहां ले जा रहे हैं, आपका उसको ले जा रहे हैं वहां आपका ब्रिटेन के अंदर। जिससे क्या होगा, इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो क्रैश होता जाएगा। जिससे क्या होगा आपका भाई, आपके इंडिया गरीब होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, आज भी अगर हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग यही बात करते हैं कि भाई कोई भी एक नेशन है, ठीक है, तो उस नेशन का भाई एक्सपोर्ट जो है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से। क्योंकि अगर आप सामान को बाहर से मंगवाओगे तो आपकी इकोनॉमी का पैसा आप कहां दोगे, बाहर दोगे, और जिससे आपकी वेल्थ जो है वो कम होती जाएगी। पर अगर आप क्या करोगे, आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा है मतलब आप बाहर की इकोनॉमी में अपने सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करोगे, और वहां की इकोनॉमी का पैसा आप इंडिया लेके आओगे।
ठीक है। तो इसी तरह से यहां पे क्या हो रहा था, इंडिया से प्रॉफिट कमा के पैसा कहां जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था, जिसके कारण इंडिया का जो वेल्थ है वो कम होता जा रहा था और ब्रिटेन का वेल्थ इंक्रीज होता जा रहा था। इस चक्कर में हमने देखा कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने क्या कर दिया, इंटेलेक्चुअल क्लास जो है बेसिकली, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझते थे पॉलिटी को, जो समझते थे इकोनॉमी को, जो समझते थे पॉलिसी मेकिंग को, वो यहां पे क्या हो गए, डिससेटिस्फाई हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है ये भी कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू पॉलिसी का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी का पार्ट है ना। और हमने देखा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, उन्होंने अपना इंपेरियलिस्टिक बिहेवियर इंडिया में क्रिएट किया, तो उन्होंने किसानों के लिए भी पॉलिसी बनाई होगी कि किस तरह से किसानों से टैक्स कलेक्ट करना है। वो पॉलिसी जो कहलाती है वो कहलाती है आपका रेवेन्यू पॉलिसी। अब हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर दो पॉलिसी लेके आए। पहला ये लेके आए परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट है क्या, पहले तो हम ये समझते हैं। और परमानेंट सेटलमेंट किस तरह से किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करेगा, हर्ट करेगा, इंपैक्ट करेगा, हम देखते हैं। देखिए भाई, परमानेंट सेटलमेंट है ये जो है, इसे हम जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम में क्या करा, ब्रिटिशर्स ने बोला कि साहब क्या है, आपको क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। और टैक्स जब कलेक्ट करना है, टैक्स किससे करना है, इंडियन कॉमन पीपल से करना है या पीजेंट से करना है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करेंगे, क्या आपका, हम डायरेक्ट क्या नहीं करने वाले हैं, आपका ये टैक्स कलेक्ट नहीं करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, आपका गवर्नमेंट और पीजेंट के बीच में एक क्या रखेंगे, मेडिएटर रखेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, जमींदार बोलेंगे। ठीक है। और ये जमींदार जो है ये क्या करेगा, सरकार के बिहाफ पे क्या करेगा, आपसे पीजेंट से टैक्स लेगा और फिर वो किसको दे देगा, सरकार को दे देगा। तो ये जो मेडिएटर बिठाने का जो काम था, ठीक है, ये क्या कहलाया, आपका जमींदारी सिस्टम। अब इसके अंदर एक प्रोविजन था, इसके अंदर एक प्रोविजन ये था कि जमींदार जो है इसे आपने क्या बना दिया, परमानेंट ओनर ऑफ लैंड बना दिया और इसी को राइट दे दिया कि आप क्या करेंगे, रेट ऑफ टैक्सेशन क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो भाई कितना टैक्स लेना है वो कौन डिसाइड करेगा, जमींदार। पर इसमें जमींदार को क्या मिलेगा, तो उन्होंने बोला जितना भी आप टैक्स कलेक्ट करें उसका 1/11 पार्ट जो है, 1/11 पार्ट किसके पास रहेगा, जमींदार के पास रहेगा। जबकि जो 10/11 पार्ट है वो कौन ले लेगा, ब्रिटिशर्स ले लेंगे। ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, इसमें क्या हुआ, आपका जमींदार जो मेडिएटर बना, उसके पास रेट ऑफ टैक्सेशन डिसाइड करने का राइट आया, पर उसकी फीस में जमींदार को उसके एवज में टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो टोटल रेवेन्यू है उसका 1/11 पार्ट क्या करने को मिलेगा, भाई उसको रखने के लिए मिलेगा। अब देखो सीधी सी बात है, अगर रेट ऑफ टैक्सेशन ज्यादा, रेट ऑफ टैक्सेशन ज्यादा मतलब रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा, रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा मतलब 1/11 पार्ट जो है क्या होगा, वो ज्यादा। तो फायदा किसका, जमींदार का ज्यादा। इसीलिए इन जमींदारों ने अपना 1/11 पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए क्या करना स्टार्ट कर दिया, भाई पीजेंट्स को, किसान को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया। अब इस जमींदारी सिस्टम के चक्कर में भाई अल्टीमेटली इंपैक्ट किस पे पड़ा, पीजेंट पे पड़ा। और पीजेंट जो है यहां पे, ये जो आपका कौन है, किसान जो है, वो हमें क्या देखने को मिला, वो हमें नाखुश होता हुआ मिला। क्योंकि सीधी सी बात है साहब, 100 रुपए कमा रहे हैं और 70 रुपए आप टैक्स ले रहे हो, तो भाई वो खाएगा क्या। तो इसीलिए जमींदारी सिस्टम जो था, ठीक है, इसने किस क्या कर दिया, आपका पीजेंट को क्या कर दिया, नाखुश कर दिया। अब जो दूसरा सिस्टम हमें देखने को मिला, वो देखने को मिला आपका क्या बोलते हैं, आपका रायतवाड़ी सिस्टम। रायतवाड़ी सिस्टम, अब भाई ये रायतवाड़ी सिस्टम क्या है, तो हम लोग देखते हैं एक लैंड रेवेन्यू का सिस्टम आया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रायतवाड़ी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ये रायतवाड़ी सिस्टम क्या था, भाई सीधी सी बात है, टैक्स कलेक्शन है, किससे लेना है, पीजेंट से लेना है। किसको लेना है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को लेना है। तो उन्होंने बोला कि भाई अब हम रोल ऑफ मिडिलमैन जो है, रोल ऑफ मेडिएटर जो है, हम उसे खत्म करते हैं और सरकार अब क्या करेगी, किसान जो है डायरेक्टली अब क्या करेगा, सरकार को क्या करेगा, आपका रेवेन्यू देगा। अब इस रायतवाड़ी सिस्टम के कारण जो बैठा हुआ जमींदार था, जिसकी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जो हो था, वो क्या हो गया, एंड हो गया, जिससे आपका क्या होगा, जमींदार यहां नाखुश हो जाएगा। तो इस तरह से
इन लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ने भी क्या कर दिया, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को क्या कर दिया, डिससेटिस्फाई कर दिया, जिसके कारण ये इकोनॉमिक कॉज भी हमें देखने को मिला कि इन इकोनॉमिक बिहेवियर में जिस तरह से इकोनॉमिक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के कारण क्या हुई, आपका क्रश हुई, उस तरह से एक रिवॉल्ट के ये इकोनॉमिक कॉज हमें देखने को मिला। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या इकोनॉमिक कॉजेस हमें देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर हमें क्या क्या कॉज देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं दूसरा है पॉलिटिकल कॉज, और पॉलिटिकल कॉज में सबसे पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, दूसरा है सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, तीसरा है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, और चौथा है न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम बात करते हैं इनके बारे में। अब देखिए साहब, एक बात बताइए, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, ठीक है, और ये कौन लेके आया। तो हम पहले ही बात कर लेते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी साहब लेके आए। कौन लेके आए? डलहौजी साहब। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी कौन लेके आए? इसे वेल्सली साहब लेके आए। कौन? वेल्सली साहब लेके आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या है ये चीजें, क्या है पॉलिटिकल कॉज, और हमें इनमें क्या क्या देखने को मिला। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? एक लॉर्ड डलहौजी की इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी थी, मतलब साम्राज्यवाद की पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के थ्रू वो क्या करना चाहते थे, आपका ब्रिटिश एम्पायर का एक्सटेंशन करना चाहते थे। तो इस पॉलिसी में डलहौजी साहब ने बोला कि अगर कोई सब्सिडरी अलायंस है, मतलब कोई दोस्त राज्य है, ठीक है, अगर कोई दोस्त है ब्रिटिशर्स का सब्सिडरी अलायंस है जिसने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को क्या कर रखा है, एक्सेप्ट करके रखा है, ठीक है, जिसने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करके रखा है, अगर उसके राजा की, उसके किंग की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसे सक्सीड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको रहेगा, उसके सगे संबंधी को, मतलब उसके सगे बेटे को रहेगा, मतलब उसके नेचुरल हायर को रहेगा। ठीक है, ठीक है, नेचुरल हायर उसको सक्सीड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके सगे बेटे को रहेगा। अगर कोई अडॉप्टेड सन है उसका और वो चाहे सक्सीड करना, तो वो अडॉप्टेड सन को मान्यता नहीं दी जाएगी, और वो पूरा की पूरा जो एम्पायर है वो ब्रिटिशर्स के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन जाएगा। अगर हम लोग देखें तो इस पॉलिसी के अंदर क्या हुआ, भाई सीधी सी बात है, किंग है, ठीक है, भले ही वो आपका दोस्त है तो क्या हुआ, पर वो अपने किंगडम का क्या है, इंडिपेंडेंट राजा है। अगर उस किंग को क्या है, अपना बेटा नहीं है, उसका रियल बेटा नहीं है, सगा बेटा नहीं है, तो उसका एम्पायर तो ब्रिटिशर डायरेक्टली हड़प लेंगे उसकी डेथ के बाद या उसके रिटायरमेंट के बाद। क्यों? क्योंकि उसके अडॉप्टेड लड़कों को तो उस एम्पायर का राजा बनने का अधिकार आपने छीन ही लिया। इसके कारण अगर हम लोग देखते हैं तो झांसी जो है, ठीक है, सतारा जो है, आपका कानपुर जो है, इसको क्या कर दिया इन लोगों ने, एनेक्स कर लिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा के। इसीलिए आप देखो कि यहां पर जो रूलिंग क्लास थी वो यहां पे क्या होती है, डिससेटिस्फाई होती है ड्यू टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सेकंड, वो क्या है, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। कौन लेके आए? लॉर्ड वेल्सली साहब क्या लेके आए, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को लेके आए। अब वेल्सली साहब की सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी क्या थी? इन्होंने क्या किया, बाय हुक बाय क्रोक लोगों को क्या, ब्रिटिश इंपेरियलिस्टिक बिहेवियर को एक्सपांड करने के लिए बाय हुक और बाय क्रोक क्या करा, लोगों को ब्रिटिशर्स का दोस्त बनने के लिए मजबूर कर दिया। अब जब लोग दोस्त बने तो भाई प्रॉमिस तो, ट्रिटी तो दोनों साइड से होती है। तो इस सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के अंदर क्या था, एक प्रोविजन था। वो प्रोविजन क्या था कि अगर कोई एम्पायर ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करता है और सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी से ब्रिटिशर्स का दोस्त बनता है, तो वो क्या करा जाएगा, उसको एक टुकड़ी, एक कैंटोनमेंट जो है अपने कैपिटल सिटी के अंदर रखनी पड़ेगी। जैसे इंदौर है, इंदौर ने क्या किया, इंदौर के होलकर राजाओं ने ब्रिटिशर्स की सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को क्या किया, आपका अडॉप्ट किया। तो आज आप इंदौर में देखते हो कि इंदौर में छावनी नाम की जगह है, वो क्या थी, कैंटोनमेंट एरिया थी जिसमें ब्रिटिश सोल्जर्स रहा करते थे। अब ये ब्रिटिश सोल्जर्स का कैंटोनमेंट स्टैब्लिश तो हुआ, पर एक और दिक्कत आ गई, भाई कैंटोनमेंट रख रहे हो अच्छी बात है, आपने बोला कि कोई आप पे अटैक करेगा तो ये कैंटोनमेंट आपकी सेना से पहले क्या करेगा, आपकी वहां पर बैटलफील्ड में लड़ने के लिए पहुंच जाएगा, ये आपकी मदद करेगा, नो डाउट अच्छी बात थी। पर ये जो कैंटोनमेंट है ना, इसका खर्च कौन उठाएगा, इसका खर्च उठाएगा वो राजा, वो किंग, जिसने सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को क्या कर दिया है, आपका अडॉप्ट कर दिया है। इसके अलावा
एक और प्रोविजन था, सेकंड प्रोविजन, जिसके अंदर एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो किसका पार्ट रहेगा? कोर्ट का पार्ट रहेगा। कोर्ट का मतलब राजा के दरबार का पार्ट रहेगा। ठीक है भाई, रहो, पर राजा की पॉलिसीज में इंटरप्ट मत करो। तो इन दोनों चीजों से, पहले पॉइंट से जिसके अंदर कैंटोनमेंट रखना था, और कैंटोनमेंट का खर्च कौन उठाएगा? राजा उठाएगा। उससे क्या हुआ? राजा के एम्पायर के ऊपर क्या बढ़ गया साहब? आपका इकोनॉमिक बर्डन बन गया। साथ साथ में दूसरा जो आपने बोला कि ब्रिटिश नेटिव किंग की कोर्ट में ब्रिटिश ऑफिसर्स रहेंगे, ठीक है, और वो ठीक था, पर इन्होंने क्या कर दिया? पॉलिसी मेकिंग के अंदर, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर इंटरप्शन जब चालू किया, तो इस चक्कर में हमें देखने को मिला राजा रजवाड़े नाखुश हुए, क्योंकि भाई उनको सब कुछ चलेगा पर उनके कामों में इंटरप्शन नहीं चलेगा। दूसरा, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन। अब देखो, सीधी सी बात थी, आपने बहुत सारे राजाओं को हटा दिया टाइटल रूप से, ठीक है, ये राजाओं के अधिकार आपने खत्म कर दिए। जैसे बंगाल आपने जीता, तो बंगाल के राजाओं का क्या होगा? आपने उनको पेंशन दे दी बस, है ना, उनके अधिकार सारे छीन लिए। या आपने किसी राजा को बिठा भी रखा है टाइटलर रूप से, तो उसको बहुत लिमिटेड पावर के साथ बिठा रखा है। जिस पर राजाओं की आदत क्या थी साहब? राजाओं की आदत थी कि वो पेंशन बांटा करते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे? टाइटल्स दिया करते थे। अबे टाइटल्स और पेंशन जो उनको ग्लोरीफाई करता था, जो राजा की वाहवाही कराता था, वो आपने बंद कर दिया। दूसरी बात, कुछ राजाओं को आपने हटा के क्या कर दिया? उनको पेंशन देना चालू कर दिया, पर उनके टाइटल्स तो खत्म कर दिया आपने। कोई राजा होगा महान, उसने ये टाइटल्स अडॉप्ट किए थे, तो वो टाइटल रखने का अधिकार आपने छीन लिया, क्योंकि वो राजा ही नहीं रहा। आपने उसको छोटी सी पेंशन दे दी, जिससे बोला कि आप क्या कीजिए, अपना गुजारा कीजिए, तो वो यहां भी नाखुश हुआ। तो इस चक्कर में भी यहां पर ये सारे पॉलिटिकल कॉज थे, जिसके चक्कर में यहां पर राजा रजवाड़े आपके इंपैक्ट हुए। दूसरा, न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आपने क्या किए? राजा रजवाड़ों के ही पैसों से इंडिया के अंदर नए नए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्रिएट करे, जिससे राजाओं के यहाँ की इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। इस चक्कर में यहां पर इन पॉलिटिकल कॉजेस को हमने डिस्कस किया। अगला है मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज मतलब आर्मी। आर्मी के कुछ मेजर कॉजेस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला है सैलरी। ठीक है, सीधी सी बात है, यहां डिफरेंस हुआ करता था आर्मी के अंदर भी। डिफरेंस किन किन के बीच में? इंडियन सोल्जर, ठीक है, और दूसरा ब्रिटिश सोल्जर। अगर कोई इंसान है जो सेम रैंक पे है, एक इंडियन है, एक ब्रिटिशर से, तो नो डाउट उसे सैलरी ज्यादा दी जाती थी इंस्टीड ऑफ इंडियन सोल्जर, ठीक है। तो इस सैलरी के डिफरेंस के कारण इंडियन सोल्जर क्या हो गया आपका? क्या हो गए? डिससेटिस्फाई हो गए। दूसरा, प्रमोशन का मामला। भाई सीधी सी बात है, मैं और आप दोनों ने सेम टाइम पे क्या किया है? ज्वाइन किया है, सेम एक्सपीरियंस है, तो भाई मेरे को जीवन में, मैं इंडियन हूं, तो मुझे क्या नहीं मिल रहा है? प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या हाईएस्ट प्रमोशन मुझे मिल भी रहा है तो मुझे कहां तक पहुंचाया जा रहा है? क्या बोलते हैं, सूबेदार तक या जमादार तक, मतलब हेड कांस्टेबल तक। जबकि इसी पीरियड में जब मैं हेड कांस्टेबल बना, उसी पीरियड में ब्रिटिशर्स का जो सिपाही था वो यहां पर कर्नल रैंक तक पहुंच गया। तो ये जो डिससेटिस्फेक्शन था, जिसमें इंडियंस को प्रमोशन नहीं दिया जाता था, इसके चक्कर में इंडियन जो आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो डिससेटिस्फाई हुई। अगला, प्रोहिबिशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस बेस्ड मार्क। ठीक है, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ धार्मिक सिंबल लोग बियर करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सिखों के अंदर, तो वो क्या करते हैं? टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो उनकी प्राउड की निशानी है। अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पंडित या ब्राह्मण वगैरह तिलक लगाते हैं, वो उनके लिए प्राइड है। कुछ लोग कड़ा पहनते हैं, ठीक है, कुछ लोग कृपाण रखते हैं, कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं। तो ये जो रिलीजियस सिंबल है, कास्ट बेस्ड मार्क है, इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया गया, इसको प्रोहिबिट कर दिया गया। जिसके चक्कर में भाई लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? हिंदू और मुसलमानों के पर्सनल मैटर्स के अंदर क्या कर रहे हैं? इंटरप्ट कर रहे हैं। तो ये दिक्कत हो गई। दूसरा, अनकंडीशनल फायरिंग। देखिए सीधी सी बात है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें, है ना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ लोग कौन है इसमें? इंडियंस हैं। आप उन लोगों को क्या बोल रहे हो कि बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के आप उनको बोल रहे हो कि इंडियन पीपल के ऊपर क्या कर दो? फायर कर दो। भले ही वो फायर करते होंगे, बात मानते होंगे, उनकी नौकरी होगी, पर उनके अंदर भी तो सेंटिमेंट है। उन्हें भी तो लगता होगा कि भाई ये क्या है? कभी भी जब तुम्हारा मन होता है तुम आम आदमी के ऊपर फायर करवा देते हो। उनका भी तो अंदर का क्या होगा? अंदर का भी इंसान जागृत हुआ होगा। तो ये भी एक अनकंडीशनल फायरिंग भी क्या है? एक कॉज है, जिसके कारण मिलिट्री के अंदर डिससेटिस्फेक्शन है। दूसरा, फॉरेन अलाउंसेस। अब देखिए सीधी सी बात है, ये आपका इंडिया है, माइंड मत करना थोड़ा सा, ये आपका इंडिया है,
ठीक है, उस समय ये भी इंडिया था, ये भी इंडिया था। अब इंडिया में देखो, हम लोग ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि ये पूरा की पूरा इंडिया जो है ये कंट्री है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इंडिया के नाम से। पर इंडियन मास ये नहीं मानता था। भाई अगर कोई आदमी पंजाब का है, उसको आप बंगाल में क्या कर रहे हो, काम करने के लिए भेज रहे हो, आप 700 800 1000 2000 किलोमीटर से दूर भेज रहे हो, तो उसके लिए तो ये फॉरेन ही है। तो उसका ये डिमांड था कि जब पंजाब का आदमी बंगाल में काम करेगा या बंगाल का आदमी पंजाब में काम करेगा, तो उसके लिए वो क्या है, फॉरेन लैंड है, उसका नेटिव लैंड नहीं, क्योंकि उस समय यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया तो हुआ नहीं था। पर ब्रिटिशर्स क्या मानते थे कि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, एक कंट्री है, तो वो क्या करते थे, पंजाब का आदमी अगर बंगाल में सर्व कर रहा है तो उसे अलाउंस नहीं दिया करते थे, और बंगाल का आदमी अगर पंजाब में सर्व कर रहा है तो उसे भी फॉरेन अलाउंस नहीं देते थे। पर जब ब्रिटेन से कोई आदमी आता था, कहा क्या साहब, ब्रिटेन से कोई आदमी आ रहा है इंडिया में सर्व करने के लिए, तो उसे क्या मिल रहा है, फॉरेन अलाउंस मिल रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी हमारे इंडियन मास को, इंडियन सोल्जर्स को पसंद नहीं आया। ठीक है, तो इस चक्कर में भी वो डिससेटिस्फाई हमें नजर आया। फिर हम बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक कॉजेस। ठीक है, तो हम बात ये हमने देख लिया क्या क्या है सोशल इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर। हम लोग देखते हैं सबसे पहला डिससेटिस्फेक्शन आया ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव रिलीजियस पीपल के अंदर, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। एक एक्ट आता है जिसका नाम क्या है, चार्टर एक्ट 1813। इस चार्टर एक्ट के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्रिश्चियनिटी के प्रोपोगेशन के लिए, क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाले इंस्टीट्यूशन को पैसा देना मंजूर कर दिया। जैसे आज आप लोग देखते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को फंडिंग मिलती है। उसी तरह इन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो चर्च हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करेंगे, उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। किसके लिए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए। अब सीधी सी बात है, अगर क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगेशन होगा तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम्स या दोनों कम्युनिटी के लोगों को ही आप तोड़ के लेके जाओगे। तो इससे जो धर्म के ठेकेदार थे, जो थियोलॉजियंस थे, वो क्या होते हुए नजर आए, नाखुश होते हुए नजर आए। उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन नजर आया कि ये लोग क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने के लिए भाई लोगों को पैसा ऑफर करने को तैयार है। और इंडिया की दिक्कत क्या थी, इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत थी गरीबी। इसीलिए ये चार्टर एक्ट जो है ये बड़ा ही क्या बना, आपका 1813 का चार्टर एक्ट जो था बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक बना कि क्रिश्चियनिटी के प्रोपोगेशन के लिए सरकार जो है, क्योंकि सरकार का भी धर्म क्या है, क्रिश्चियनिटी है, तो वो क्या दे रही है, पैसा दे रही है। क्लियर है। दूसरा, अबॉलिशन ऑफ सती कस्टम एक्ट। तीसरा, विडो रिमैरिज एक्ट। तीसरा, वेस्टर्न एजुकेशन। अब देखिए सीधी सी बात है, ब्रिटिशर्स ने कुछ इनह्यूमन प्रैक्टिसेस के लिए क्या लेके आई, लॉ लेके आई। और इन लॉज के थ्रू उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने सजा का प्रावधान किया। अगर देखिए सीधी सी बात है, सती कस्टम एक्ट क्या था, सती कस्टम एक्ट था कि अगर आपसे सती प्रथा जो है वो क्या हो गई, अपराध हो गई। क्योंकि आप सती प्रथा में करते क्या हो, आप एक लड़की को, आप एक औरत को उसकी पति के मौत का दोषी मानते हुए उसकी चिता के ऊपर आप उसे फूंक रहे हो, आप उसे आग में हवाले कर रहे हो, जिंदा इंसान को। क्या ये इनह्यूमन प्रैक्टिस नहीं है? तो इस इनह्यूमन प्रैक्टिस को इंडिया के इंटेलेक्चुअल पीपल की मदद से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लॉ बना के एक अपराध डिक्लेयर किया। जिससे क्या हुआ, जो धर्म के ठेकेदार थे, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, कंजर्वेटिव लोग थे, संकीर्ण मानसिकता के लोग थे, जो धर्म में बैठे हुए थे, वो लोग बोले कि ये तो हमारे धर्म के अंदर क्या है, हमारे धर्म के अंदर क्या है, इंटरफेरेंस है। तो वो यहां नाखुश हुए। अगला, विडो रिमैरिज एक्ट। आज हम भले ही 2023 में बैठे हुए हैं साहब, क्या है, आज हम भले ही 2023 में बैठे हुए हैं, पर आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर विडोज को इम्प्योर माना जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं कि शादी की रस्मों के अंदर विडोज का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। यार उस समय ब्रिटिशर्स ने विडोज के साथ हो रही एट्रोसिटीज को समझा और उनको वापस से रीमैरी करने के लिए क्या दिया, एक कानून प्रोवाइड किया। हमारी सोसाइटी भले ही हमारे यहाँ विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में आ गया, पर आज भी हमारी सोसाइटीज में विडोज और डाइवोर्सी लोगों के लिए क्या है, शादी करना एक बड़ा टास्क है। हमारे यहाँ के मैट्रिमोनियल के कॉलम्स जो हैं उसके अंदर विडोज और डाइवोर्सों का अलग कॉलम आता है, जिसमें हमारे समाज के जो लोग हैं उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो ये लोगों ने क्या किया, भाई विडो रिमैरिज एक्ट लेके आए, जिसको भी क्या समझा गया कि आपका क्या है, इंटरफेरेंस है धर्म में। तीसरा, वेस्टर्न एजुकेशन। भाई साहब ये सारे रायते फैले क्यों थे, वेस्टर्न एजुकेशन के चक्कर में।
अरे वेस्टर्न एजुकेशन ने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन ने इंडियन यूथ के व्यू को लिबरलाइज किया, उसे एक्सप्लोर करने का मौका दिया कि वो वेस्टर्न फिलॉसफी को समझे। वो समझा, उसने डिस्क्रिमिनेशन, उसने इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, उसने लिबर्टी ऑफ वुमन, इन सबको समझा। और ब्रिटिशर्स की मदद से ही तो इन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन से इंस्पायर्ड नया इंटेलेक्चुअल क्लास जो क्रिएट हुआ था, उसी ने तो क्या किया था, ये सारे रिफॉर्म किए थे। अब इस वेस्टर्न एजुकेशन के चक्कर में क्या हो रहा है, हिंदू का जो लड़का है, मुस्लिम का जो लड़का है, वो क्या होता है, वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित होकर वो लिबरलाइज हो गया। वो इन ऑर्थोडॉक्स लोगों को खुद चैलेंज करने लगा, जिससे उसने बोला भाई रायते तो फैल रहे हैं और रायते का दिक्कत क्या है, रायते की दिक्कत है वेस्टर्न एजुकेशन। इसके चक्कर में भी वो क्या हो गए, नाखुश हो गए। अगला है इमीडिएट कॉज, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला जो कॉज हमें देखने को मिला वो है आपका इमीडिएट कॉज। अगर हम इमीडिएट कॉज की बात करें तो वो कॉज जिसने क्या किया, एक स्पार्क दिया। क्या दिया, एक स्पार्क दिया। और उस स्पार्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस स्पार्क के थ्रू एकदम से क्या हो गया आपका, ये 1857 का रिवॉल्ट आउटब्रेक हो गया। ठीक है, तो वो इमीडिएट कॉज क्या है, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल एंड द ग्रीस कार्ट्रिजेस। देखिए सीधी सी बात है, आज भी हम अगर हम आर्मी में देखते हैं तो आर्मी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हम बार बार क्या करते हैं, हम बार बार वेपन्स को अपग्रेड करते हैं। तो यहां पर इस समय 1857-58 के अंदर 57 के लगभग आर्मी के अंदर एक नई राइफल, एक नई गन इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है न्यू एनफील्ड राइफल। अब भाई सीधी सी बात है, एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुई है तो उस समय भाई आज की जैसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि आपने क्या गन को खोला, कारतूस फंसाया और फायर कर दिया। उस समय क्या होता था कि बारूद जो होता है, कार्टेज जो होता है, कारतूस जो होता है, वो एक पैकेट में आता था। और सीधी सी बात है, उस समय तक हम प्लास्टिक से भी अनजान थे, प्लास्टिक भी यूज में इतना नहीं आया था। तो हम लोग उस बारूद को मॉइस्चर से बचाने के लिए चमड़े के थैले के अंदर पैक किया करते थे, और उसी को हम क्या बोलते थे, कार्टेज बोलते थे। अभी जो चमड़े का थैला था, है ना, इसको पहले दांत से फाड़ना पड़ता था, फिर क्या करना पड़ता था, उसे गन के अंदर डाल के लोड करके और फिर फायर करना रहता था। अब कहीं ना कहीं चमड़े को आप मुंह में ले रहे हो। अब क्या होता है, ये न्यू एनफील्ड राइफल आई, इसके जो कार्टेज आए, इसके जो क्या है, इसके जो कारतूस आए, इसको बनाया गया कैसे, आपका काऊ और पिग के चमड़े से। तो ये जो चीज थी, जैसे ये खबर मार्केट में फैली कि जो न्यू एनफील्ड राइफल आई है और उसका जो कार्टेज है, उसका जो ग्रीस है वो किसका है, आपका किसका है, पोक का है या काऊ का है, या तो बीफ है या वो क्या है, पोक है। तो ये जो चीजें थी, ये लोगों को क्या हुआ, लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट कर गई। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय क्या है, एक सैक्रेड एनिमल है, और मुसलमानों के लिए क्या है, जो सुअर है वो एक फॉरबिडन है, हराम माना जाता है। अब इसने क्या कर दिया, इस ग्रीस कार्ट्रिज ने क्या कर दिया है, आपका हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट को क्या कर दिया, हर्ट कर दिया। देखिए सीधी सी साहब बात है, आप आदमी को कितना ही एक्सप्लॉइट कर लो, वो कुछ नहीं बोलेगा। पर जब आपने उसके धर्म को क्या कर दिया, चैलेंज करना चालू कर दिया, फिर दंगे हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे, दंगे हो जाते हैं हमारे यहां। ठीक है, तो वही हमें देखने को मिला कि जब हिंदू और मुस्लिम की रिलीजियस सेंटिमेंट को आपने हर्ट किया, और इतना गंदा हर्ट किया कि जिसे हम सैक्रेड मानते हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, उसका चमड़ा, उसका मांस आप मुंह में लेने का बोल रहे हो, या फिर जिसको मुसलमान क्या समझते हैं, मुस्लिम्स क्या समझते हैं, फॉरबिडन समझते हैं, क्या समझते हैं, हराम समझते हैं, उस चीज को आप बोल रहे हो। तो इसने क्या कर दिया, आउटब्रेक किया। और इसी के थ्रू हमें क्या देखने को मिला भाई, पहला क्रांति देखने को मिली, जिसके अंदर मंगल पांडे साहब क्या करेंगे, अपने ऑफिसर्स को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। वो जो इमीडिएट कॉज था वो क्या था, ग्रीस कार्टेजेस था। चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर, जिसमें हम कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिवॉल्ट पूरे नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया में फैला, और इस रिवॉल्ट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।